हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो हमारे पास है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज की वीडियो में हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद का जो इंडिया था वो कैसा था, उसके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे इसमें। कि जैसा कि आप देखें कि जैसे हमारे पास हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि जो 1947 से पहले का इंडिया था, इंडिपेंडेंस से पहले का था, बिफोर द इंडिपेंडेंस जो इंडिया था हमारे पास, उसमें जो है जब ब्रिटिश रूल था तो क्या कंडीशन थी इंडिया की। तो ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने के लिए इंडिया के अंदर काफ़ी सारी कुछ मूवमेंट्स वगैरह चली, जिन मूवमेंट्स का रिजल्ट ये होता है कि इंडिया को जो है 1947 में जो है इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद का इंडिया जो है वो कैसा था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें आने वाले सारी वीडियो के लिए। और आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद का इंडिया, जैसे हमने देखा कि प्रीवियस चैप्टर में मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स में कि जो हमारा 19 जब हमारी नेशनल मूवमेंट्स खत्म होती हैं 1947 में, जब इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को, तो इंडिपेंडेंस मिलने के साथ साथ क्या था कि जो इंडिया था हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, पार्टीशन हो गई थी इंडिया की। तो उस टाइम कहा कि एक तरफ हमें खुशी थी कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर लिया हमने, लेकिन दूसरी तरफ जो है हमें दुख भी था कि जो इंडिया हमारा है वो क्या है, डिवाइड हो गया है। इतनी ज़्यादा वायलेंस हो गई थी इंडिया के अंदर, काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे रिलीजियस वायलेंस जो है वो शुरू हो गई थी पार्टीशन को लेकर। तो इस तरीके के क्या था, कुछ दुख भी था हमें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इंडिपेंडेंट के बाद का इंडिया कैसा था। तो देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद की अगर हम बात करें तो ये आता है अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। जो हमारा इंडिया था, जो हमारा नेशन था, अब वो क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद में एक नया नेशन था, एक डिवाइडेड नेशन था। जैसे हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में कि हमारा पास इंडिया की जो है पार्टीशन हो गई थी, एक न्यूली डोमिनियन जो है पाकिस्तान था उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। तो अब क्या था, हमारे पास इंडिया एक न्यू नेशन बन गया था, मतलब एक डिवाइडेड नेशन था। उसका जो जितना भी फिजियोग्राफी थी, जितना भी नक्शा था जो है वो अब क्या था, बदल चुका था। बाउंड्रीज जो थी वो चेंज हो चुकी थी इंडिया की। कहते हैं कि जब इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिलती है 19 अगस्त 1947 में, तो वो काफ़ी सारे कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहा था इंडिया उस टाइम। अब कौन कौन से चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को भी हम देखेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा था, किस तरीके से इन चैलेंजेस को जो है फेस किया गया, किस तरीके से इन चीज़ों से जो है सोल्यूशन निकाला गया इन चीज़ों का। कहते हैं कि 1947 अगस्त 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंस होता है तो वो सीरीज ऑफ जो है वो ग्रेट चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है। अब कहते हैं कि अब कहते हैं कि जब रिजल्ट क्या था, पार्टीशन का जो रिजल्ट था, पार्टीशन से जो है क्या क्या किन किन चीज़ों ने अफेक्ट किया, पार्टीशन ने किस तरीके से अफेक्ट किया। तो कहते हैं कि सबसे जो बड़ा चैलेंज था उस टाइम इंडिया के पास, जो 8 मिलियन रेफ्यूजीज थे वो क्या थे, कंट्री के अंदर आ गए थे। क्योंकि जो जब नया नेशन बना था, जो पाकिस्तान बना था, तो उस पाकिस्तान में से जो है कम से कम भी जो है 8 मिलियन रेफ्यूजीज जो थे वो इस कंट्री इंडिया के अंदर आ गए थे। अब कहते थे ये जो लोग थे, जो रेफ्यूजीज थे हमारे पास, अब इन रेफ्यूजीज को जो है होम्स की ज़रूरत थी, जॉब्स की ज़रूरत थी। तो अब क्या था हमारे पास, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब क्या था कि इनको होम्स भी प्रोवाइड करने थे, जॉब्स प्रोवाइड करनी थी। और दूसरे नंबर पे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कहते हैं कि जितनी ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, जैसा कि हमें पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो है 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो अब जो है जब इंडिपेंडेंस मिली तो इन प्रिंसली स्टेट्स को भी एड्रेस करना था कि प्रिंसली स्टेट्स क्या करेंगी, कौन से नेशन को ज्वाइन करेंगी, इंडिया को ज्वाइन करेंगी या न्यूली डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान है उसको ज्वाइन करेंगी या इंडिपेंडेंट रहेंगी। कहते हैं कि दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। ये जो कहते हैं कि 500 से ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनको राजा महाराजा रूल कर रहे थे, नवाब रूल कर रहे थे, अब इनको जो है परसुएड करना था कि आप क्या करें, न्यू नेशन को ज्वाइन करें। अब न्यू नेशन इंडिया भी न्यू था और पाकिस्तान भी क्या था, एक न्यू नेशन जो है जो फॉर्म्ड हुआ था, किसको आपने ज्वाइन करना है। अब कहते हैं कि ये जो रिफ्यूजीज की या प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम थी, इनको लंबे अरसे तक छोड़ना नहीं था, हमने एड्रेस करना था इमीडिएटली। ये जल्दी ही क्या करना था, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना था, सॉल्व करना था हमने। कहते हैं कि यार लॉन्गर टर्म की अगर हम बात करें, जो न्यू नेशन जो था हमारा,
जो इंडिया था इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश का रूल था, उनकी गवर्नमेंट थी। अब जो है इस नेशन को चलाने के लिए हमारे पास एक पॉलिटिकल सिस्टम भी हमने अडॉप्ट करना था। तो कहते हैं कि एक न्यू नेशन के लिए एक अडॉप्ट करना था एक पॉलिटिकल सिस्टम्स, जो क्या कर सकता है, जो इन लोगों की जो है एक्सपेक्टेशंस थी या पॉपुलेशंस की या होप्स थे, उनको क्या कर सके, उनकी उम्मीदों के ऊपर जो है पूरा उतर सके, उनके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सके। तो उसके लिए क्या था, एक पॉलिटिकल सिस्टम की भी जरूरत थी। तो ये था हमारे पास जो न्यू एंड डिवाइडेड नेशन था, उसके अंदर कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स थी। पहले नंबर पे हमारे पास जो 8 मिलियन रेफ्यूजीज थे, उनको होम्स प्रोवाइड करने थे, जॉब्स प्रोवाइड करनी थी। सेकंड नंबर पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एड्रेस करना था कि आपने क्या करना है, किस नेशन को ज्वाइन करना है। और थर्ड नंबर पे था एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमने अडॉप्ट करना था, जो क्या कर सके, लोगों की जो है एक्सपेक्टेशंस को जो है वो पूरा कर सके, लोगों की उम्मीद को पूरा कर सके। तो ये क्या थी, न्यू एंड डिवाइडेड नेशन की हमारे पास क्या थी, एक कुछ इस तरीके की जो है कुछ चैलेंजेस थे न्यू एंड डिवाइडेड नेशन की। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट कहते हैं कि जब हमारे पास इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में, तो उस टाइम जो है इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी इंडिया की। कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 345 मिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया के अंदर। और कहता है इट वाज आल्सो डिवाइडेड, और जो पॉपुलेशन थी हमारे पास इंडिया के अंदर, वो भी क्या थी, डिवाइडेड थी। अब कहते हैं कि एक तो हमारे पास हमने देखा कि जो है हमारा जो कंट्री थी, जो नेशन था, उसकी जो है पार्टीशन होगी, डिविजन्स होगी। अब हमारे पास जो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन थी, 345 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। तो ये पॉपुलेशन भी क्या थी, डिवाइडेड थी। अब ये पॉपुलेशन किस तरीके से डिवाइडेड थी, यहाँ पे क्या था, कुछ हाई कास्ट के लोग थे, कुछ लो कास्ट के लोग थे। तो इसके बेस पे हम देख रहे थे कि पीपल्स जो थे, पॉपुलेशन थी, वो भी क्या थी, उसकी भी डिवीजन हुई हुई थी। हाई कास्ट एंड लो कास्ट में डिविजन्स हुई हुई थी। उसके बाद मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटियों में जो है वो डिविजन्स हुई थी काफी सारी। इंडिया की अगर हम बात करें, उस टाइम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो हिंदू थी, मुस्लिम जो थे वो माइनॉरिटीज में थे। अब कहते हैं कि इंडिया के अंदर काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट फेथ जो है लोग प्रैक्टिस करते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जो है मानने वाले लोग थे। उसके बाद कहते हैं कि अब इंडिया की जो है एक जो सिटीजन्स थे, ये क्या थे, एक पूरे कंट्री के अंदर जो फैले हुए थे। अब ये काफी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोल रहे थे, तो यहाँ पे भी हमें कुछ डिविजन्स देखने को मिली। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस थे इनके, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड थे इनके, और क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस थे। जो अब क्या था कि इन सभी चीजें जो है डिविजन्स हमें देखने को मिल रही थी हर जगह। अब कहते हैं कि इन सभी जो है ये क्या थे, इतने सारे डाइवर्सिटीज होने के बावजूद ये क्या कर रहे थे, एक नेशन के अंदर जो है वो किस तरीके से रह रहे थे। ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि हाउ कुड दे बी मेड टू लाइव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट्स। अब कहते हैं कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज होने के बाद, इतनी ज्यादा डिवीजन होने के बाद, किस तरीके से क्या हो रहे हैं ये, एक नेशन के अंदर जो है इनको रखना है, किस तरीके से रहेंगे ये, तो ये जो है वो सोचना था। आप कहते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में अगर हम देखें, आप कहते हैं कि एक हमारे पास देखें कि एक तरफ तो हमने देखा कि हमारा जो इंडिया जो है अभी अभी डेवलप इंडिपेंडेंट हुआ है, तो अब हमने क्या करना था, इसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना था, काफी कुछ पॉलिसीज बनानी थी, प्रोग्राम्स वगैरह बनाने थे। और दूसरी तरफ जो क्या थे हमारे पास, एक और जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी जिसे कहा जाता है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज थी, इतनी ज्यादा डिविजन्स हो गई थी पॉपुलेशन के अंदर। तो अब हमने क्या करना था, डेवलपमेंट के साथ साथ जो है हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी जो थी वो भी ऐड हो गई थी। तो अब हमने क्या करना था, इन लोगों को यूनाइट भी करना था। कहते हैं कि जब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस होती है, तो उस टाइम काफी सारी जो है मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशंस थी इंडिया की, वो विलेजेस के अंदर रहती थी। काफी सारे लोग फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, जो मूनसून के ऊपर जो डिपेंड थे, मूनसून के ऊपर उनका पूरा सर्वाइवल जो था वो क्या था, डिपेंड था कि जब बारिशें होंगी तभी वो क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब कहते हैं कि अब जो नॉन फार्म सेक्टर था या रूरल इकोनॉमी का, तो ये भी क्या करते थे, जब इनकी क्या होती थी, क्रॉप्स वगैरह फेल हो जाती थी, या जो बाकी के क्राफ्ट फेल हो जाती है, तो जो बार्बर हैं, कारपेंटर हैं, वेवर्स हैं, जितने भी बाकी अदर सर्विसेज हैं, तो इनको भी क्या होते थे, इनके जो वेजेस वगैरह थे वो पे नहीं हो पाते। क्योंकि इंडिया की जितनी भी इकोनॉमी थी वो पूरी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। अगर मॉनसून जो है वो फेल हो जाता था, बारिशें नहीं होती थी, तो प्रोडक्शन ना होने की वजह से बाकी के जितने भी क्या थे, प्रोफेशंस थे लोगों के, बार्बर्स हो गया, कारपेंटर हैं, वीवर्स वगैरह हैं, तो इनको भी इनके जो है वो वेजेस वगैरह पे नहीं किए जाते थे।
अगर सिटीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो क्राउडेड स्लम्स के अंदर रहते थे। अब कुछ ही लोग थे जिनको क्या था वो एजुकेशन ले रहे थे या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो मिल रही थी। क्लियरली अगर हम बात करें तो जो न्यू नेशन था, अब इस न्यू नेशन को क्या करना था, न्यू नेशन के लोगों को जो है इस गरीबी रेखा से हमने क्या करना था, अपलिफ्ट करना था। ये जो इतने काफ़ी सारे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी, पॉवर्टी में रह रही थी, तो अब क्या करना था, इन लोगों को भी हमने अपलिफ्ट करना था। अब कहते हैं कि इस पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, कौन-कौन से स्टेप जो है उठाने थे हमें, इंक्रीज़ करनी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। तो अब हमने क्या करना था, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब्स क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज़। एक तो हमने क्या करना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था, और दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि काफ़ी सारी कुछ क्या न्यू जॉब्स वगैरह जो है क्रिएट करनी थी, प्रमोट करना था, और काफ़ी सारी कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करनी थी जिनसे जो है इन लोगों को जो है जॉब्स वगैरह मिल सके और ये अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सके, जिससे क्या हो सकता है, ये पॉवर्टी से जो है ये अपलिफ्ट हो सकते हैं। अब कहते हैं कि यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड्स। अब यूनिटी जो है, एक तरफ हम देख रहे थे इतनी डिविजन्स थे उनको यूनाइट करना था, दूसरी तरफ हम डेवलपमेंट कर रहे थे। कहते हैं कि यूनिटी एंड डेवलपमेंट जो है हैंड इन हैंड चल रहे थे। एक तरफ हम क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ क्या था, हम चाहते थे कि ये लोग जितने भी डिविजन्स देखने को मिल रही है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, तो ये इनको क्या किया जाए, यूनाइट किया जाए। अब कहते हैं कि if the divisions between different sections of India were not healed, they could result in violent and costly conflicts. कहते हैं कि एक तरफ जो है ये डिविजन्स के जो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, इंडिया के अंदर डिविजन्स हमें देखने को मिल रही थी, अब ये पूरी तरीके से जो है हील्ड नहीं हुई थी, पूरी तरीके से जो है ये डिविजन्स जो है वो खत्म नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक जो है इसका रिजल्ट क्या होता है कि वायलेंस शुरू हो जाती है, कि बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। हाई कास्ट वाले जो है फाइट करना शुरू कर देते हैं लो कास्ट के साथ, हिंदू जो है वो मुस्लिम्स के साथ जो है इस तरीके से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और एट द सेम टाइम, इसी टाइम अगर हम बात करें, कहते हैं कि इफ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रीच द ब्रॉड मासेस ऑफ द पॉपुलेशन, इट कुड क्रिएट फ्रेश डिविजन्स। कहते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही थी, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स, मतलब यहाँ पे फ्रूट्स नाम दिया गया है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रहे थे उसका बेनिफिट्स अगर जो है सब तक नहीं पहुंच पाता था, तो काफी सारे लोग क्या करते थे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ब्रॉड मासेस पॉपुलेशन थी, तो उस टाइम इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फ्रेश डिविजन जो है होना शुरू हो गई थी। जैसे हमारे पास एक एरिया है, एक विलेज है, उस विलेज के अंदर जो है कुछ लोगों को जो है बेनिफिट्स मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा। अब जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करते थे, फिर से जो है वो अलग होने की कोशिश करते थे, फिर से जो है वो डिवाइड होना शुरू हो देते थे। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि रिच एंड पुअर के बीच में डिविजन्स होना शुरू हो गई। सिटीज के अंदर जो रहन लोग रहते थे और जो कंट्री साइड जो आस-पास के इलाके में लोग रहते थे, उनके बीच में डिविजन्स देखने को मिली। उसके बाद कहते हैं बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वाज प्रॉस्पेरस एंड रीजन दैट लैग बिहाइंड्स। अब वो रीजन जहाँ पे इंडिया के, जहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और ये जो रीजन जो लैग बिहाइंड है, पीछे रह गए हैं, उन रीजन्स के बीच में जो क्या है, अब डिविजन्स होना शुरू हो गई थी। ये था हमारे पास, जो हमारे पास क्या क्या जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स क्या थी हमारे पास, इन जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन बना है, तो कौन कौन से चैलेंजेस जो, तो ये थे कि हमारे पास कुछ चैलेंजेस। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन के, इसका जो है नतीजा क्या निकाला गया, किस तरीके से इन प्रॉब्लम से जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला गया। तो नेक्स्ट वीडियो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट में जाके आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू।